हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें बढ़िया ही चलेगा। चलो ठीक है, अब सर का यही है इंट्रो। ठीक है, बढ़िया चल रही है। चलो बढ़िया चल रही है। अब मैं जूम कर लेते, बढ़िया चल रही है, भगवान करे बढ़िया ही चले। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ना तो अच्छा इच्छा ही होता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं। नहीं भी अच्छा हो तो अंदर से कम संतुष्टि तो मिलती है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ओके, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसकी ऑरिजिन्स, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिलेशनशिप, या फिर तुम कह लो रिलेशनशिप क्या, हम क्यूरीज लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर को जो डिराइव करते हैं उसको कहते हैं क्यूरीज लॉ। तो क्यूरीज लॉ को हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहता है। तो चलिए ऑन द बोर्ड देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर था वही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर है। समझ में आ रही बात है? लेकिन स्ट्रांगली उसका डिग्री जो पैरामीटर है वो स्ट्रांग है। मतलब कहने का फिबली अट्रैक्ट हो रहा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रही बात है? तो और उसके जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रांगली, डिग्री जो होगा वो स्ट्रांग होगा। बस देखो, they are strongly attracted by magnets and tends to move from weaker to stronger parts of the magnetic field. Of course strongly attracted होता है और move करता है किससे, weak से strong parts, मतलब strong side में, magnet के strong side में। ओके, या strong parts बोल लो, जहाँ पर magnetic field ज़्यादा होता है, more enough, yes, field strength की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, वहाँ पर वो आता है weak से strong की तरफ। कल भी समझाया था, आज भी समझ लो। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये लिखने के पीछे रीजन क्या है, देखो मैग्नेट है और ये साउथ पोल है। तो ये फील्ड लाइंस जो निकलेगा ना, तो ये पोल जो होता है ना, इसके पास देखो फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, करीब है। तो यहाँ पर तो मान लो यह कोई सब्सटेंस है जो कि फेरोमैग्नेटिक है, आयरन है, निकेल है, ठीक है, कोबाल्ट है, और एलनिको, ठीक है, एलॉय है, एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। ये तो कहते हैं इसको, ये आयरन कहलाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक में एल्निको आता है। समझ में आई बात है? मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम ला देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आ जाता है। अब ये जो है ना, यहाँ पर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? ये प्रॉपर्टी है इसकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ओके, अब देखो ऑरिजिन समझते हैं। ऑरिजिन क्या है? ये वेस साइंटिस्ट का नाम था, इसने कहा, इसने एक डोमेन थियरी बताई कि इस पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डोमेन्स होता है और उस डोमेन में खास मैग्नेटिक मोमेंट के एटम्स आपस में ओरिएंटेड होते, एक इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मैक्सिमम अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि समान विचारधारा के लोग आपस में मिलते हैं, वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितने भी एटम्स का सेम होता है वो सब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। ठीक है, तो उसको कपलिंग अकर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इनफ इंटरेक्शन के कारण कपलिंग होता है, जुड़ जाना, आपस में मिल जाता है। देखो ये एक बार रीड करते फिर एक्सप्लेन करते आपको एक एक पॉइंट। वेस एक्सप्लेन्ड ए फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी पर एक्सप्लेन किया, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए नेबरिंग एटम इंटरेक्ट विद ईच अदर। नेबर के जो एटम्स होते हैं वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड अलाइन देमसेल्फ स्पॉन्टेनियसली इन ए कॉमन डायरेक्शन इन माइक्रोस्कोपिक रीजन कॉल्ड डोमेन्स। ये जो रीजन होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटे रीजन्स में ये अलाइन होते हैं, तो उसको कहते हैं डोमेन्स। ये डोमेन किसे कहते हैं ये पूछ देता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे मतलब एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट सेम होते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, और वो एक खास रीजन में अलाइंड होते हैं, खास डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और उनका जो रीजन होता है, बाउंड्री होता है, फिक्स होता है, दैट इज नोन एज डोमेन। उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए नेबरिंग एटम इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्फ spontaneously in a common, spontaneously मतलब बहुत जल्दी, in a common direction in a microscopic region is called domain। सब यहाँ पर तुम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिख लेना। in a ferromagnetic substance the magnetic moment of neighboring atom interacts with each other and align themselves
spontaneously in a common direction in a microscopic region is called domain. अब एक माइक्रोस्कोपिक रीजन है ना, तो डोमेन का जो डायमेंशन होता है, डोमेन का अगर डायमेंशन देखो तो 1 mm इंटू 1 mm का होता है लगभग। क्या मैं बातें समझ में आ रही? ये डोमेन का डायमेंशन होता है। ओके, और इसमें जो एटम्स अलाइन होते हैं एंड 10 टू द पावर 11 एटम्स अलाइन होते हैं कम से कम इस डोमेन में। ठीक है, डोमेन डायमेंशन है, डोमेन साइज लिख लो इतना। हो गया, समझ में आई बात है इतनी? तो इतने एटम्स होते हैं। अब देखो ये जो है ना, एक काम करो, का जो चीज पढ़ रहे हो थ्योरी उसको फील कर लो। देखो ये जो है ना, ये है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इसका का एक खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, एक खास डायरेक्शन में। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये जो खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, ये देख लो, इसी को कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो ये जो है ना, इस सब सारे जो रीजन्स हैं, ये इसी को नहीं, इसको भी डोमेन कहलाता है। अब ड्यू टू विच द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम्स बिकम्स इन द पर्टिकुलर, इसके कारण हर एक एटम्स का डाइपोल मोमेंट जो हो जाता है एक खास डायरेक्शन में होता है। दस ईच डोमेन इज ए मैग्नेटिक मोमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हर एक डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन स्पाइट ऑफ इट ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट बिहेव एज ए मैग्नेट, इस सब के बावजूद एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि ये जो डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हर एक डोमेन्स का रेंडमली ओरिएंटेड होता है। अब देखो, इसका मान लो मैग्नेटिक मोमेंट इधर है राइट साइड, तो इसका लेफ्ट साइड है, तो जितना राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड है, तो इस दोनों के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इधर है, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है, चलो एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका डोमेन एक्सटेंड करता है। समझ में आ रही बात है? मतलब उसी डायरेक्शन में है तो सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा तो आदमी क्या होता है, फैल जाता है। नहीं, कभी देखा है कोई बदमाश है, उसको अगर नेता लोग या कुछ ऊपर से जो ब्यूरोक्रेट्स है उसका सपोर्ट मिल जाता है तो वो और आतंक मचाता है। ठीक है, तो वैसा ही है, ये फैल जाता है। और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है उसकी डोमेन्स क्या साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर तूने मैक्सिमम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो इसका डोमेन साइड जो है वही रहेगा, बट इस सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो उन्हीं डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखो एक ही डायरेक्शन में आ गया। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये एक डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में राइट साइड में आ गया। तो यही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन स्पाइट ऑफ इट ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट बिहेव एज ए मैग्नेट बिकॉज in the absence of external magnetic field, each domains are randomly oriented so that their resultant magnetic moment in any direction is zero. इसका इस तरह का ओरिएंटेशन होता है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और इस वाले केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन या डोमेन्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट थ्योरी आती है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज बट अपोजिट डायरेक्शन डिक्रीजेज। और इस वाले केस में क्या होता है, डोमेन रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये कंप्लीट एनालिसिस है। इनिशियली तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ये हम नहीं अप्लाई करते, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका भी नेट जीरो होता है। लेकिन इस वाले केस में जैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो सेम डायरेक्शन वाला तो एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, थ्योरी बता ही दी कि कोई बदमाश है और एक्सटर्नल नेता है, पॉलिटिशियंस है या ब्यूरोक्रेट्स है, उसका सपोर्ट मिल जाता है तो और आतंक मचाता है। लेकिन अगर उसका सपोर्ट नहीं मिले तो सिकुड़ जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, बौना पड़ जाता है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा इक्वल साइज में आ जाता है लेकिन सेम डायरेक्शन में आ जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट प्रोसेस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोसेस करेगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ये डोमेन थ्योरी समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, वेस ने डोमेन थ्योरी के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किया है और ये डोमेन थ्योरी के आधार पर ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ओरिजिन एक्सप्लेन होता है।
ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे हमने 6 प्रॉपर्टीज उसमें पढ़े थे पैरा एंड डाया में, वैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पढ़ेंगे। ओके, प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझेंगे। जिस तरह से उसके 6 प्रॉपर्टीज हमने देखे थे उसी तरह से इसके भी देखेंगे, एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को समझेंगे। हालांकि ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड है, लेकिन कुछ मायने में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। ओके, देखो पहला है व्हेन ए रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन लाइंस ऑफ फोर्स कंसंट्रेटेड ग्रेटली इनटू द मटेरियल। मतलब कहने का अगर हम फेरोमैग्नेटिक रॉड को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में रखते हैं तो ज्यादातर फील्ड लाइंस जो है ना इसी से पास करेगा, कुछ ऑलमोस्ट ऑल फील्ड लाइंस जो पास करेगा वो इसी से करेगा, किस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। ऐसे अब दूसरा केस है व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं देन इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो ये पास में है, तब हम वैसे स्थिति में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो इधर तो वीक रीजन हो जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ सारा का सारा इकट्ठा है। देख लो ये लिक्विड है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक लिक्विड, ये जो है ना फेरोमैग्नेटिक लिक्विड, ठीक है, ये समझ में आ रही बात है। अब इसमें व्हेन रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड देन इट अलाइंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे रॉड को हम सस्पेंड कर देते हैं ना तो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के हो जाता है। नॉर्थ एंड साउथ इस तरह से ऐसे रखें तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं। करने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम इसको सस्पेंड करेंगे तो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके, नॉर्थ साउथ, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक अलोंग हो जाएगा देन इट अलाइंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक्सटर्नल बी नॉट उसी के पैरेलल में अलाइन हो गया। क्या ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। अब देखो फोर्थ नंबर क्या है, इट्स ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। कहने का मतलब कायम की वैल्यू जो होगी ना वो 1000 से बड़ी है। वो कायम की जो वैल्यू है ससेप्टिबिलिटी जो है वो कितनी है, 1000 से बड़ी है। ओके, 1000 से भी बड़ी। ओके, एंड इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1000 होगा। क्यों? क्योंकि म्यू आर इक्वल टू हम जानते हैं 1 प्लस कायम होता है, ये पहले से मैंने लिख रखा है। देखो 1 प्लस कायम है तो एक कायम को ऐड करोगे ऑफ कोर्स 1000 से बड़ा ही होगा। ओके, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। कॉम्प्लेक्स मैनर कहने का मतलब ये देखो एक कुछ अजीब सा है, कायम इक्वल टू 1/T - अजीब सा नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। क्यूरी लॉ में क्लियर कर दूंगा मैं। देखो होता क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T - TC। ये 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T तूने पढ़ा पैरामैग्नेटिक में। ये TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अगर कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे कूल करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, और जब उससे हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, उस टेम्परेचर से ज़्यादा कर देते हैं तो वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका हम क्यूरी लॉ में और पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स मैनर में होने का यही मतलब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या है नहीं, कहीं ये TC के साथ एक रिलेशन है, संबंध आ गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैनर में भी है, मतलब वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ सिचुएशन ऐसा रहता, कायम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, और बट यहाँ पर T - TC आ गया है। तो कौन सा टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर है जहां पर ये 0 हो जाएगा तो काई की एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स मैनर में। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, सिंपल, सटीक, टिकाऊ। ठीक है, अब तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, राइट, 3 प्रॉपर्टीज। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, 4 प्रॉपर्टीज ऐसे। तो तुम आराम से यहाँ के 6 प्रॉपर्टीज लो सबके और कंपैरिजन टेबल बना लो और उसमें एक्सप्लेन कर दो। कंपैरिजन टेबल में क्या, अब इसी चीज को फिर से लिखूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख दिया, उसके साथ कंपेयर कर देंगे। समझ में आ रही बात है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्यूरीज लॉ। ठीक है,
ओके, तो इसको रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूरीज लॉ। ठीक है, अब क्यूरीज लॉ जो है ना, कायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। किसके लिए कहता है? किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कायम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्यूरी का लॉज है और उसी से हमने वहां पर पैरामैग्नेट जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था कि इसकी ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आज हम उसको क्या करेंगे? अभी उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसका जो प्रूफ पढ़ना है, देखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्लियर नहीं है तो तुम्हारी गलती, क्लियर रखो। ठीक है, वो जो 5 डेफिनेशन लिखाए थे ना इंपॉर्टेंट, चाट के, घोट के, पटक के पी जाओ। ठीक है, जैसे पी सकता है तो ओके। अब देखो, डायरेक्टली चाट के कैसे पीते हैं लोग चलो कोई नहीं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब तू जानता है कैसे पीते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कौन सा सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब कहां से कहां बात चली गई, चल कोई नहीं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तो समझता ही है ना। कहने का मतलब ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ऑफ कोर्स I की जितनी वैल्यू होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? H के। H बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, I की वैल्यू भी बढ़ता जाएगा उसी रेशियो। या I बढ़ रहा है, इसका मतलब है H की वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो उसी पर डिपेंड कर रहेगा ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी पर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसके बाद इंटरनल में उतना बढ़ेगा। अब हमें दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। दूसरा पॉइंट में ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहां से पाया गया? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये बात नोट करना, ये बातें जो आ रही है कहां से आ रही है? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, कोई डेरिवेशन थ्योरी से नहीं। थ्योरी से तो ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट है, तो वहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर ये 2 है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को अगर कंबाइन करें तो क्या होगा? देखो, 1 and 2 को जब कंबाइन करेंगे ना तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और H/T है ना, तो इसको देख, I इक्वल टू CH/T। C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है। C क्या है? CURIE, क्यूरी कांस्टेंट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? ये क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। क्यूरी साइंटिस्ट का नाम था, मैडम क्यूरी। अब यहां पर I/H इक्वल टू C/T, और इसी चीज को I/H को क्या बोलते हैं? कायम ससेप्टिबिलिटी, C/T। ओके, तो C जो है ना, अभी T एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यही तो है, यही तो प्रूफ करना था। तो कायम क्या हो गया? किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे तो हो गया, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो गया। यही क्यूरी लॉ कहता है। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट लिखना है नोट देके, और जिंदगी भर याद रखना है। क्या है? फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है? स्पेशल कुछ है। स्पेशल क्या है? तो M इक्वल टू जो होगा वो होगा
C अपॉन टी माइनस टी सी, और टी सी जो रहता है ना क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। देखो ये टेम्परेचर है क्या, क्यूरी टेम्परेचर, ERATURE, क्यूरी टेम्परेचर। टीसी का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature below which a substance behaves as ferromagnetic, शॉर्ट में लिख लो FM, ferromagnetic, and above which it behaves पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये है आपका, समझ में आ रही बात है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस आज की वीडियो लेक्चर का। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।